नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के उस बड़े इकोनॉमिक प्लान की जिसमें 5 हाईटेक इंजन लगाए गए हैं जो भविष्य में देश की ग्रोथ को रफ्तार देंगे। आखिर ये हैं क्या और ये काम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कोई भी देश अपने भविष्य का रास्ता कैसे तय करता है? क्या वो उन्हीं पुराने आजमाए हुए रास्तों पर चलता रहता है या फिर भविष्य के लिए नए, ज्यादा शक्तिशाली इंजन तैयार करता है? भारत ने पूरी तरह से दूसरा रास्ता चुना है। देखिए, पहले भारत की ग्रोथ ट्रेडिशनल सर्विसेज और बीपीओ जैसे सेक्टर्स पर निर्भर थी, लेकिन अब ये कहानी बदल रही है। अब फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है एक ऐसी अप्रोच पर जिसमें पैसा भी ज्यादा लगता है और टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट होती है। मतलब हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और एक बहुत ही मजबूत डिजिटल बुनियाद। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही सब जानेंगे कि ये नए ग्रोथ इंजन क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था पर मिला जुला असर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले इंजन से, डिजिटल नींव। और इसके 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $50 अरब से भी ज्यादा। ये सिर्फ अगले 10 सालों में भारत के डेटा सेंटर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए होने वाला अनुमानित निवेश है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये योजना कितने बड़े स्केल पर चल रही है। तो सवाल ये है कि ये डेटा सेंटर्स जीडीपी को बढ़ाते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनको बनाने में जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, उससे जीडीपी को तुरंत एक बूस्ट मिलता है। फिर ये फाइनेंस से लेकर रिटेल और एजुकेशन तक हर सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके लिए कूलिंग, पावर जैसी चीजों की एक लोकल सप्लाई चेन भी बनती है, जिससे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां निकलती हैं और लोकल बाजार में खपत बढ़ती है। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स की। ये डेटा सेंटर्स भारत को क्लाउड होस्टिंग और सॉफ्टवेयर जैसी डिजिटल सर्विसेज को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई कहते हैं। इससे भारतीय कंपनियां अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को सेवाएं देकर विदेशी करेंसी कमा सकती हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पर। इन्हें आप किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग मान सकते हैं। हमारा स्मार्टफोन हो या फिर इलेक्ट्रिक कार, आज के ज़माने में सब कुछ इन्हीं छोटी छोटी चिप्स पर चलता है। सेमीकंडक्टर बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है डिज़ाइन से, जिसमें बहुत हाई स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। फिर आता है फैब्रिकेशन का स्टेप, जहां फैब्स नाम की विशालकाय फैक्ट्रियों में अरबों डॉलर का निवेश करके इन चिप्स को बनाया जाता है। उसके बाद इन्हें पैक और टेस्ट किया जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हजारों नौकरियां बनती हैं। और आखिर में इन कीमती चिप्स को एक्सपोर्ट करके देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा इंजन, जो भारत के ग्रीन ट्रांजिशन यानी हरित बदलाव को ताकत देगा। इसमें 2 चीजों पर खास फोकस है, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस आंकड़े को देखिए, 6 लाख। सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग में ही लगभग इतनी नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। तो ये सिर्फ क्लीन एनर्जी की बात नहीं है, ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ग्रीन हाइड्रोजन से 2 बड़े आर्थिक फायदे हैं। एक तरफ इसके प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारी निवेश होगा, उससे जीडीपी को सीधा फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ जब हम ग्रीन अमोनिया जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा कमाएंगे, और साथ ही तेल और गैस का इंपोर्ट कम करके हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे भी। अब आते हैं ईवीज यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर। और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं है, ये घरों की बचत को बदलने की ताकत रखते हैं। सोचिए, पेट्रोल और डीजल पर जो पैसा हर महीने खर्च होता था, अगर वो बचने लगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? जाहिर है बाजार में, जिससे घरेलू खपत को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ईवीज विदेशी मुद्रा के मामले में कैसे एक गेम चेंजर हैं। सबसे बड़ा फायदा तो तेल के इंपोर्ट में कमी से आता है, जो हमारे देश के सबसे बड़े खर्चों में से एक है। और इसके अलावा गाड़ियों, बैटरी और दूसरे पार्ट्स का एक्सपोर्ट विदेशी मुद्रा कमाने के नए रास्ते भी खोलता है। हमारा तीसरा इंजन है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें दुनिया से जोड़ता है। और इसमें सबसे अहम है गहरे पानी के बंदरगाह,
क्योंकि अगर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो अपना सामान दुनिया तक तेजी से और सस्ते में पहुंचाना भी तो पड़ेगा। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि आधुनिकीकरण से आखिर फर्क क्या पड़ता है। पहले क्या होता था, छोटे जहाज आते थे और सामान उतारने चढ़ाने में ज्यादा वक्त लगता था। अब क्या है, बड़े बड़े जहाज आते हैं और काम फटाफट होता है। इसका सीधा नतीजा, लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाती है और हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया के बाजार में ज्यादा कंपेटिटिव बन जाते हैं। ये जो कहा गया है वो पिछली स्लाइड की बात को ही और पुख्ता करता है। मकसद एकदम साफ है, लॉजिस्टिक्स को सस्ता और तेज बनाकर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाना। अब तक हमने इन सभी इंजनों को अलग अलग देखा, लेकिन इनका असली जादू तब शुरू होता है जब ये सब एक साथ काम करते हैं। इसे कहते हैं फ्लाईव्हील इफेक्ट। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, ये सेक्टर्स अलग थलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को ताकत देते हैं और एक ऐसा आर्थिक पहिया बनाते हैं जो खुद ब खुद तेज होता जाता है। तो ये फ्लाईव्हील घूमता कैसे है? पहला स्टेप है भारी निवेश। फैब्स, पोर्ट्स और डेटा सेंटर्स बनाने में जो हजारों करोड़ का निवेश होता है, वो जीडीपी को तुरंत एक किकस्टार्ट देता है। फिर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो इनमें हाई वैल्यू चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू होता है, जैसे चिप्स, ईवीज और ग्रीन हाइड्रोजन। तीसरा स्टेप है एक्सपोर्ट। इन चीज़ों को बाहर बेचा जाता है और इंपोर्ट कम होता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। और आखिर में इन सब से पैदा होती हैं नौकरियां और बढ़ती है लोगों की आमदनी, जो घरेलू डिमांड को बढ़ाकर इस फ्लाईव्हील को और तेज घुमाती है। तो कुल मिलाकर ये 5 इंजन 3 मुख्य मोर्चों पर एक शक्तिशाली असर डालते हैं। ये जीडीपी ग्रोथ को तेज करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए मौके पैदा करते हैं। तो ब्लूप्रिंट तो साफ है और बहुत महत्वाकांक्षी भी, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। इस बड़े प्लान को जमीन पर उतारने के लिए जिस भारी पूंजी, कुशल लोगों और स्थिर नीतियों की जरूरत है, क्या वो सब मुमकिन हो पाएगा? क्या अमल इस महत्वाकांक्षा के बराबर हो पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।